आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल अचीवर्स में। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल एंड डूइंग वेल एंड आपको कोई भी डाउट्स नहीं आ रहे हैं ज़्यादा, इसीलिए शायद आप लोग कुछ पूछ नहीं रहे हैं। अच्छी बात कि मैं इतना अच्छा पढ़ा रही हूँ, लेकिन मुझे पता है ऐसा होता नहीं है। अगर आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं काफ़ी वक्त के बाद तो उसमें कन्फ्यूजन एंड डाउट्स होता ही है। तो अगर आप कोई भी डाउट आ रहा है तो प्लीज़ हेसिटेट मत कीजिए, बिल्कुल पूछिए, क्योंकि एग्ज़ाम अल्टीमेटली आप लोग को देना है ना। तो अगर आप लोग डाउट्स नहीं क्लियर करोगे तो फिर एग्जामिनेशन हॉल में दिक्कत होगी। तो गाइस अपन लोग का चल रहा था फिजिक्स का रेडियो एक्टिविटी का लेक्चर, एक सेकेंड, रेडियो एक्टिविटी का हमारा ये लेक्चर नंबर 5 था, पार्ट 5 है हम लोग का। एंड हमारा इन ओवर टोटल ऑल फिजिक्स का हमारा लेक्चर नंबर 24 है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसमें आप लोग जानते हैं कि मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवा रही थी। मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाई थी जिसमें से मैं कुछ क्वेश्चंस करवा चुकी थी। क्वेश्चन नंबर 60 तक मैं करवा चुकी थी। अब मैं उसके आगे प्रोसीड करती हूँ फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 61। आप में से कई लोगों ने शायद सॉल्व किया भी होंगे, अब तो काफ़ी टाइम हो गया है और इन क्वेश्चंस को प्रोवाइड करवाए हुए आप लोगों को। एंड गाइस, हाँ, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। वो मैंने वीडियो नहीं डाला था एंड यू पीपल आर वेरी सपोर्टिव। वो मैंने जो ऑडियो मैसेज भेजा था उस पर आप लोग का जो रिप्लाई आए वो बहुत अच्छे थे। थैंक यू वेरी मच फॉर अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन। एक्चुअली कभी कभी हो जाता है, आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हो ना, चाहे वो ऑफिस हो या घर पे कुछ ऐसा काम आ जाता है कि वीडियो नहीं डाल पाते हैं। तो अगर आप गाइज अंडरस्टैंड करते हो उस सिचुएशन को तो उसके लिए रियली आई एम थैंक यू फॉर दैट सपोर्ट। तो चलिए हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 61 एंड ये अपन इस क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस की वीडियो का अपना पार्ट 2 है। मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारे क्वेश्चंस है ना, ये आपका क्वेश्चन नंबर 47 से ही स्टार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट नहीं है। तो मैंने नंबरिंग वैसे दिया है 47, 48, 49। रीज़न उसका ये है कि इसके पहले के 46 क्वेश्चन किसी और चैप्टर के हैं, वो मैं आपको करवा चुकी हूँ। तो चलिए 61 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। न्यूट्रिनो इज अ पार्टिकल विच इज ओके। आपसे पूछा गया है न्यूट्रिनो पार्टिकल के बारे में। पहले आप बताइए आपने चैप्टर में न्यूट्रिनो के बारे में कहाँ पढ़ा है। जब हमने बीटा डीके पढ़ा था, आप लोग को याद होगा, चाहे बीटा पॉजिटिव डीके हो चाहे बीटा नेगेटिव डीके हो, जब हमारा एटॉमिक नंबर इसमें डिक्रीज करता था, इधर आके दूसरा कुछ एटॉमिक नंबर मिल जाता था हमें, तो हमारा क्या होता था, साथ में एक न्यूट्रिनो पार्टिकल भी निकलता था। ये जो मैंने आपको लेक्चर में जिसमें मैंने आपको अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके पढ़ाया है, उसमें पॉइंट मैंने आपको बताया है कि न्यूट्रिनो है जो वो रिलीज होता है। एंड वहीं मैंने आपको ये चीज़ भी एक्सप्लेन करी है कि ये जो आपका न्यूट्रिनो पार्टिकल होता है ये हमारा चार्जलेस होता है। क्योंकि ये सवाल आ सकता है ना दिमाग में कि मैम ये अगर निकला है एक्स्ट्रा पार्ट तो यहाँ पर हमारा, क्योंकि देखिए ये जो एटॉमिक नंबर कम होता है इसके लिए तो आपका इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार होता है, वो भी आपका उसका रोल भी प्ले करता है। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिनो निकलता है ना, ये क्या होता है, ये चार्जलेस होता है, आपका मासलेस होता है। एंड इसके अंदर मगर एक चीज़ होती है, वो क्या होता है, स्पिन। स्पिन होता है इसमें। स्पिन क्या मतलब होता है कि वो आपका रोटेशन जो करता है ना अपने एक्सिस पे, ऐसे स्पिन स्पिन करना, तो वो इसके पास होता है स्पिन। बाकी ये चार्जलेस होता है, मासलेस होता है। ठीक है, तो आप लोग को मैंने ये पॉइंट वहाँ पे बताया था। इट वाज लाइक कि अगर आप कोई चीज़ तोड़ते हैं, सपोज आपने बिस्किट भी तोड़ा तो उसमें से कुछ कुछ छोटे छोटे पार्टिकल गिर जाते हैं, वैसे उनका वेट बिल्कुल नेग्लिजिबल है। बिस्किट्स को अगर आपने तोड़ा और उसमें से कुछ एक दो पार्टिकल नीचे गिर गए तो वो आपका कुछ मासलेस ही होता है, बट वो आपका पार्ट कम हो जाता है। हालांकि उसका कुछ मास नहीं निकलेगा, आप उसको वेट करने जाएंगे तो उस पार्टिकल को, जो बिस्किट का, ये बिस्किट लिया आपने, बीच में से तोड़ दिया तो इसमें से कुछ पार्टिकल नीचे निकल के गिर जाएंगे। एक बिस्किट का पार्ट आ गया, एक बिस्किट का पार्ट आ गया, और ये कुछ पार्टिकल नीचे गिर जाते हैं चूरा चूरा टाइप्स। आप इसमें से एक पार्टिकल को उठाकर ले जाइए और वेट करवाने के लिए, तो इसका कुछ वेट नहीं आएगा। ठीक है, तो इससे कोई फ़र्क इस बिस्किट पे नहीं पड़ रहा था, लेकिन निकलेगा हाँ, तो इसमें कुछ तो फ़र्क पड़ रहा है कि एक ये छोटा सा पार्टिकल कम हुआ है आपका, लेकिन इस पार्टिकल का कोई ऐसा सच बहुत ज़्यादा मास नहीं है, बिल्कुल नेग्लिजिबल आप कंसीडर कर सकते हो। तो सेम वही रोल डीके के केस में, रेडियो एक्टिव डीके के केस में न्यूट्रिनो जो है वो उस रोल को प्ले करता है। तो न्यूट्रिनो आपका कैसा होता है, चार्जलेस होता है एंड मासलेस होता है, मगर इसमें स्पिन होता है क्योंकि वो रोटेट करता है अपने एक्सिस पे। तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, दिस इज द चार्ज, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट, जिसमें लिखा है आपका कि चार्जलेस है एंड उसके पास जो है स्पिन है।
ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी क्वेश्चन नंबर 62। इसका है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 62 में आपसे क्या कहा गया है, देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाए थे बहुत ज़्यादा। अगर आपको इसका डिटेल देखना है ना क्वेश्चन नंबर 62 का, तो मैंने ये आपको शायद जो फर्स्ट लेक्चर करवाया है उसमें होमवर्क दिया था, एंड देन सेकेंड लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 62 है इस तरह का एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करा था। तो आप उसको देखेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है तो, ठीक है। एंड गाइज एक चीज़ और मैंने गलत बता दी है पिछली वीडियोस में, जिसको मैं करेक्ट करवा भी चुकी हूँ, उसी वीडियो में करेक्ट करवा दिया था। वो लिखने में गलती हो गई थी मुझसे कि ऊपर वाला एटॉमिक मास होता है, नीचे वाला एटॉमिक नंबर होता है। तो आप लोग को शायद एक स्टूडेंट थे उनको कुछ कन्फ्यूजन हो रहा था, तो इसीलिए मैंने दोबारा से क्लियर करवा दी ये चीज़। वैसे तो मैं उस वीडियो में मुझे जितना याद है मैं करवा चुकी हूँ ये चीज़ क्लियर। वो पहले मैंने गलत बोल दिया था, वो ना एक्चुअली पॉसिबल नहीं हो पाता यार। अगर आप 40-45 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड कर चुके हो, फिर कोई चीज़ क्लिक करे आपके दिमाग में, फिर आप उस एक छोटी चीज़ के लिए फिर वीडियो रिकॉर्ड करो पूरा, तब भी क्या होता है ना कि कुछ ना कुछ तो गलती हो जाती है यार। ह्यूमन है, इंसान ही है ना हम लोग, एरर तो हो ही जाता है कुछ ना कुछ। तो बाकी कॉन्सेप्ट वगैरह आपके गलत नहीं होते हैं, फॉर्मूलाज गलत नहीं होते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, तो इसमें बोलने में कभी कुछ उल्टा हो जाता है, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। एंड जितना मुझे हो पाता है मैं करेक्ट करवा भी देती हूँ, बट फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो गाइज प्लीज़ मैनेज कर यार। अगर किसी को भी ऐसा कोई मिस्टेक मिलता है ना तो कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दिया करो, जिससे कि मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करवा दूँ, उस एरर को करेक्ट करवा दूँ, या तो फिर बच्चे जब पढ़ेंगे तो वो यूट्यूब के उस कमेंट को देख के अपने आप ही ठीक कर लेंगे। तो खैर मूविंग टू द क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा गया है कि हमारे बीटा पार्टिकल्स इसमें से कितने हमारे एमिट हो जाएंगे। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपको बीटा पार्टिकल निकालना होता है तो इसमें क्या हो रहा है, आपका एटॉमिक नंबर भी चेंज हो रहा है एंड एटॉमिक मास भी चेंज हो रहा है। अगर आपकी दोनों चीज़ों में ऐसा फ़र्क आता है तो इसमें आपको पहले अल्फ़ा पार्टिकल निकालना पड़ता है, जिससे आपको ये पता चल जाए कि अल्फ़ा पार्टिकल की वजह से आपका कितना फ़र्क पड़ रहा है इस डिके में। अल्फ़ा पार्टिकल निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, आपका अल्फ़ा पार्टिकल में आपका एटॉमिक मास 4 से कम होता है एंड आपका एटॉमिक नंबर 2 से कम होता है। ये बताया था मैंने, दिस इज़ फॉर मास एंड दिस इज़ फॉर एटॉमिक नंबर, ठीक है, ये कम होता है। लेकिन एटॉमिक नंबर जो है ये हमारा बीटा के केस में भी कम होता है। तो अगर हम अल्फ़ा निकालेंगे तो क्या ज़्यादा बेहतर होगा, मास का यूज़ करना या नंबर का यूज़ करना। देखिए नंबर का यूज़ करेंगे तो फिर वो ओवरलैप करेगा बीटा के साथ, ठीक है, तो करेक्ट आपको नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए हमेशा हमेशा चाहे वो आप कुछ भी कैलकुलेट कर रहे हैं, यूनिक चीज़ को कैप्चर करने की कोशिश किया कीजिए। तो अल्फ़ा के केस में एटॉमिक मास इज़ द यूनिक चीज़, तो इसको हम ले लेते हैं। इसको निकालने का तरीका मैंने आपको क्या बताया था अल्फ़ा के केस में, कि हमारा ये ऊपर हमने निकाला हुआ होता है, सॉरी जो इनिशियल वाला है आपका या फाइनल वाला, चले ले लेते हैं। फाइनल जो आपका एटॉमिक मास होता है माइनस जो इनिशियल एटॉमिक मास होता है, एंड इस चेंज में मैंने आपको वहाँ बताया था ना यूनिटरी मेथड से कि एक पे चेंज होता है इतना, तो 4 पे चेंज कितना होगा हम कैसे निकालते हैं, 4 नीचे डिवाइड में आ जाता है। तो उसी तरह से इसको करेंगे। अगर हमारा एक में हमारा 4 का चेंज होता था, एक अगर हमारा डिके हो रहा है, एक अल्फ़ा पार्टिकल डिके हो रहा है, तो हमारा 4 का एटॉमिक मास कम होता है, तो इसीलिए हम नीचे 4 लिख देंगे। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, 6, 1 माइनस का पावर में 4, इसको कट करेंगे तो -4। अब माइनस से कंफ्यूज मत होइएगा, ये माइनस साइन सिर्फ आपका डिके शो कर रहा है कि ये आपका कितना डिके हो गया, ठीक है, माइनस साइन इज जस्ट फॉर डिके ओनली। तो आपको अल्फ़ा से पता चल गया कि आपका 4 आएगा। अब ये अल्फ़ा का हमने क्यों निकाला था, मैंने आपको बता दिया। अल्फ़ा हमने इसलिए निकाला था ताकि हम बीटा में जो अल्फ़ा का इफ़ेक्ट है उसको कैंसिल कर सकें, ठीक है, इसीलिए हमने ये अल्फ़ा की वैल्यू निकाली थी ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा अल्फ़ा डिके कितना हो रहा है। तो बीटा डिके में अल्फ़ा डिके का जो इफेक्ट था उसको कैंसिल कर सकें। कैंसिल करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें पता है, हम करते हैं सब्ट्रैक्ट, ठीक है। कैसे करते हैं, देखिए बीटा निकालने के लिए जो हमारा फाइनल एटॉमिक नंबर हमें मिल रहा है, जो एटॉमिक नंबर हमें फाइनल मिल रहा है, इसमें से हमें माइनस करना होता है इनिशियल एटॉमिक नंबर।
जैसे सेम चीज़ हमने यहाँ की थी फाइनल माइनस इनिशियल, तभी तो हमें पता चलेगा ना कितना उसमें फ़र्क आया, कितना चेंज हुआ। सिमिलरली फाइनल माइनस इनिशियल कर दिया, लेकिन साथ में क्या करते हैं हम, इनिशियल वाला ये जो हमने निकाला है इसमें हम ऐड करते हैं क्या, हमारा ट्वाइस ऑफ द जो हमारा ये अल्फ़ा का जो फ़र्क पड़ रहा होता है, ये वाला चीज़ मैं अल्फ़ा लिख देती हूँ, ठीक है। अब ये ट्वाइस क्यों करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था ट्वाइस इसलिए करते हैं क्योंकि अल्फ़ा के केस में हमारा जो एटॉमिक नंबर होता है वो 2 से डिक्रीज़ करता है। ये चीज़ मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको वीडियो में बहुत अच्छी तरह से, जब मैंने आपको इसको वीडियो में सॉल्व करवाया इस तरह का क्वेश्चन, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो खैर फाइनल एटॉमिक नंबर हमारा कितना आ गया था 83, माइनस ये कितना है हमारा 90, प्लस 2 × 4, सॉल्व करेंगे तो 83 माइनस 90 प्लस 8, एंड इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये आ जाएगी आपकी वैल्यू। अब बाकी आप ऑप्शन से चेक करेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बाकी आपको मेथड समझ में आ गया अल्फ़ा एंड बीटा निकालने का कि किस तरह से इसको कैलकुलेट करते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, आप लोग प्रिपेयर होकर जाइए। क्योंकि पता है क्या, देखिएगा पहले सिर्फ ये पूछता था कि अल्फ़ा डिके में क्या चेंज होता है, बीटा डिके में क्या चेंज होता है, ठीक है। फिर थोड़ा एडवांस करके वो इधर पे एक अल्फ़ा का कुछ नंबर लिख के देने लगा, मतलब इधर एक आपको देने लगा मटेरियल की एलिमेंट की इसका ये एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर है, और कहने लगा इसमें अल्फ़ा चेंज हो रहा है तो बताओ क्या मिलेगा, या फिर बीटा चेंज हो रहा है तो बताओ क्या मिलेगा। फिर लेवल थोड़ा एडवांस करके उसने क्या करा कि एटॉमिक नंबर दे दिया और अल्फ़ा डिके भी कराया, फिर बीटा डिके भी कराया, और फिर एक आपको एलिमेंट दे दिया, पूछा भी क्या बताओ क्या मास नंबर और क्या एटॉमिक नंबर रहेगा। सॉरी। तो अब क्या हो सकता है वो इससे एडवांस होकर थोड़ा इस टॉपिक पर जा सकता है कि अल्फ़ा एंड बीटा का नंबर कितना होगा, ठीक है। इस तरह का भी एडवांस में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये आपके सिलेबस में कवर होती है चीज़। अभी तक नहीं पूछा गया है शायद इस तरह का क्वेश्चन, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जिस तरह से एटीसी का लेवल पिछले कुछ सालों में इंक्रीज़ हुआ है, ऐसा लगता है। लेट मी रेज द कैनवास। नाउ क्वेश्चन नंबर 63, ठीक है। 62 आप लोगों को समझ में आ गया ना अच्छी तरह से, कोई डाउट नहीं है। अगर कहीं कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो गाइज प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, क्योंकि एग्ज़ाम कंडक्ट होने से पहले अपना रात चल रहा है, जितना मर्जी आप डाउट पूछो। खैर 63 क्वेश्चन नंबर बहुत ईजी है, मैं इसको नहीं बताऊंगी क्वेश्चन नंबर 63 को, क्योंकि इस तरह का मैं क्वेश्चन कल करवा चुकी हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 63 चलिए यार बता ही देती हूँ, वरना फिर अगर किसी को नहीं आया तो उसका डाउट ही रह जाएगा। इसमें क्या है, हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला सिर्फ पूछा गया है, वो मैं आपको पहले लिखवा चुकी हूँ। नेचुरल लॉग 2/λ होता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर log 2 भी लिख सकते हैं, या और सॉल्व करके इसको 0.693 भी लिख सकते हैं। ओके, तो आपको ऑप्शन में जो भी आता है जिस तरह से, आप उस तरह से आंसर कर दीजिए। हमारा यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में आपसे क्या कहा गया है, आपको गिवन है हाफ लाइफ है एक मटेरियल कि कितनी पर। अच्छा गाइस, ये क्वेश्चन नंबर 64 है आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिसइंटीग्रेशन का क्वेश्चन है ये। इसे फिलहाल मैं छोड़ देती हूँ, क्योंकि मैंने आपको ये पढ़ाया नहीं है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिसइंटीग्रेशन। इसमें का क्वेश्चन आपका लास्ट क्लास में भी आया था, तो मैं इस टॉपिक को पढ़ाऊँगी, तभी मैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन करवाऊँगी। सिर्फ खाली क्वेश्चन करवा देना नहीं होता है ना, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 65 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में आपसे क्या कहा है, आपसे कहा है कि आपको एक सब्सटेंस दिया गया है एन, हम मान लेते हैं इसको स्टार्टिंग में, अगर हमारे पास है N0 10.24 ग्राम, एंड देन आपसे कहा गया है कि आपके पास हाफ लाइफ है कितना 3.8 डेज का, एंड आपको आफ्टर 19 डेज बताना है कि आपका डिके जो है वो कितना हो जाएगा, मतलब डिके कितना नहीं हो जाएगा, आपका कितना एलिमेंट बच जाएगा, ठीक है। आपको इसमें रिमेनिंग क्वांटिटी बतानी है। रिमेनिंग क्वांटिटी बतानी है, ये आपको क्वेश्चन में पूछा गया है, ये मेरी तरफ से होमवर्क है। होमवर्क क्या है, क्लास वर्क की है, मैं भी करवाई दूंगी आप लोग को। खैर मैं
क्वेश्चन का जो है अपना फॉर्मूला वो मैं लिख देती हूँ, कई बार मैं आपको बता चुकी हूँ। फॉर्मूला हमारा होता है, लेट मी चेंज द पेन, थोड़ा हाईलाइट हो जाएगा। n इक्वल्स टू n नॉट हाफ t अपॉन में t हाफ। ठीक है, इसमें आपको पता चल गया ये हमारा क्या है, हमारा ये जो फाइनल बच जाएगा प्रोडक्ट, जो रिमेनिंग आपका क्वांटिटी होगी। n नॉट है आपका इनिशियल में जितना क्वांटिटी था। ठीक है, हाफ इज़ हाफ लाइफ टाइम के लिए। टी हमारा जितने डेज के बाद हमें डिके चाहिए कि इतना डे में हमारा कितना डे हो गया, डेज डिके का है। एंड टी हाफ इज़ द हाफ लाइफ टाइम ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, तो चलिए हम इसमें क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले वैल्यू पुट करेंगे तो हमने क्या देखा कि हमारा n इक्वल्स टू n नॉट है 10.24 1/2। एंड ये स्मॉल टी की वैल्यू कितनी है, 19 हमें गिवन है। 19, एक सेकेंड गाइस, थोड़ा ऊपर ज़्यादा हो गया। यहाँ पे लिखती हूँ, n हो गया क्या हमारा, n नॉट हो गया 10.24 1/2 19 अपॉन में 3.8। ओके, टी स्मॉल टी हमारा 19 था, टी हाफ मतलब हाफ लाइफ टाइम हमारा 3.8 था। तो ये हमने यहाँ सारी वैल्यूज़ पुट कर दी। अब इनको अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आप पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 0 लग जाएगा। एंड देन अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका 38 5 होता है 190, तो आपका ये कट करके आ जाएगा 5। आपका ये फाइनली बन जाएगा 10.24 1/2 का पावर 5। इसको सॉल्व करेंगे देन व्हाट यू विल गेट 10.24। 2 को 5 टाइम्स 2 की पावर 5 कितना होता है, याद होना चाहिए आप लोग को, इसके बिना मैथ्स नहीं हो पाएगा। आपकी मैथ्स की क्लास भी स्टार्ट करने वाली हूँ मैं। एक्चुअली मैंने करी थी स्टार्ट, 2 लेक्चर लिए थे, फिर मैंने छोड़ इसलिए थे क्योंकि उसे कोई बच्चा देख ही नहीं रहा था। फिर मुझे भी लगा कि हाँ मैं पहले आपका थोड़ा मॉडर्न कंप्लीट करवा देती हूँ, मॉडर्न फिजिक्स या फिर कैलकुलस, दोनों में से कोई एक चीज़ कंप्लीट हो जाएगा ना तो फिर हम चलेंगे उधर। आप लोग को भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अच्छा चलो इतना बड़ा पोर्शन अपन लोग का कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आप लोग कट कीजिए, 2 के टेबल से भी इजीली कट हो जाएगा। बाकी ये चला तो 32 पे भी जाएगा, काटोगे 32 बन जाएगा। 32 के टेबल से काट के देखो गाइस, 0.32 3 साइज 90 समथिंग ना, 3 के अंदर ये जगह तो ये अराउंड कितना आ जाएगा आपका, 60 का राउंड लेगा तो 32 अराउंड कुछ इतना ही आएगा आपका, 0.32 कुछ समथिंग आएगा। हाँ जी देखो, हाँ फ्रॉम द ऑप्शंस भी अगर आप चलोगे तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बाकी आप कट करके थोड़ा और एक्यूरेट अगर आपका निकल जाता है तो निकाल लें, वैसे एक्यूरेट यही आएगा आपका। यहाँ पर मेरे ख्याल में काट के यहाँ पे 6 बच जाएगा और ये 64 होगा, 3 2 जाए, वो इतना ही आएगा काट के भी। जब आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ना तो आपको देख के समझ में आने लगेगा कि वो कहाँ पे कटेगा। मुझे 32 का टेबल याद नहीं था, लेकिन हाँ वो सॉल्व करते करते उतना पता चल गया कि इस तरह का आंसर आ सकता है। एंड प्लस वो ऑप्शंस देख लो ना तो काफ़ी आइडिया हो जाता है। नो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में गाइस आपका सेम उसी तरह का क्वेश्चन दिया गया है कि आपसे पूछा गया है आपका कितना अल्फा एंड बीटा पार्टिकल निकलेगा। मैं इसको सॉल्व कर देती हूँ क्वेश्चन को दोबारा से आप लोग के लिए, इस तरह का क्वेश्चन, ताकि अगर पहला क्वेश्चन किसी को समझ में नहीं आया हो, कुछ डाउट हो, तो अब समझ में आ जाएगा। सबसे पहले अल्फा पार्टिकल निकालने के लिए हम क्या देखेंगे, हमारा एटॉमिक मास को हम कंपेयर करेंगे क्योंकि ये अल्फा में यूनिक केस होता है। एंड हम पहले अल्फा को कैलकुलेट करते हैं, क्यों, ताकि हम बीटा हमारा जो होता है सिर्फ एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है। एंड अल्फा निकाल लेने से जो अल्फा की वजह से एटॉमिक नंबर का इफेक्ट होता है हम उसको कैंसिल आउट कर पाते हैं। ठीक है, इसीलिए हम पहले अल्फा कैलकुलेट करते हैं। और एक और रीज़न ये है, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न, अल्फा के पास यूनिकनेस होती है किस चीज़ की, एटॉमिक मास में चेंज करने की। ठीक है, बीटा के पास कोई यूनिकनेस नहीं होती, हम उसमें कभी अकेला नहीं निकाल सकते एटॉमिक नंबर में चेंज करके कि किस क्या चेंज हो रहा है, किस वजह से चेंज हो रहा है, क्योंकि फिर अल्फ़ा का इफेक्ट आएगा। अब अल्फ़ा का इफेक्ट ख़त्म करने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि अल्फ़ा का पार्टिकल है कितना। ठीक है, इसीलिए पहले हम अल्फ़ा कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने का तरीका, फाइनल एटॉमिक मास माइनस इनिशियल एटॉमिक मास, या ये क्या हो रहा है, माइनस इनिशियल एटॉमिक मास डिवाइड बाय 4
4 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि हमारा एटॉमिक मास कितना डिके करता है, 4 नंबर से डिके करता है। एंड अभी इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 8 में से 6 गया 2, 3/4 8। अल्फ़ा की वजह से आपका कितना पड़ा, 8। बीटा निकालने का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आपको, फाइनल एटॉमिक नंबर, दिस इज द फाइनल एटॉमिक नंबर माइनस इनिशियल एटॉमिक नंबर, और इनिशियल एटॉमिक नंबर में आप और साथ में क्या ऐड कर देते हैं, आप ऐड कर देते हैं अल्फ़ा का इफेक्ट ट्वाइस करके। अब ट्वाइस क्यों करते हैं हम अल्फ़ा का इफेक्ट, मैंने आप लोगों को बताया था क्योंकि हमारा जो अल्फ़ा की वजह से एटॉमिक नंबर में चेंज आता है वो दो डिजिट 2 नंबर्स का आता है, 2 नंबर कम होता है, तो इसीलिए हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 92 + 2 × 8, इसको सॉल्व करके देख लीजिए, माइनस 92 + 16, दिस वन इज इन ब्रैकेट, ठीक है, 6 8 9 और 10, और उसमें से 82 माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 6। तो आपका बीटा का इफेक्ट कितना पड़ा, 6। तो अब करेक्ट ऑप्शन इसी हिसाब से चूज कर लीजिए जहाँ पर आपका अल्फ़ा हो 8 एंड बीटा हो 6। तो आपका करेक्ट ऑप्शन मेरे ख्याल में है ऑप्शन नंबर 4 है, जो है वो इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको अगर किसी को मुझे लगता है पहले नहीं समझ में आया होगा तो आप समझ में आ जाना चाहिए। बाकी अभी तो और भी क्वेश्चन ऐसे आएंगे, वो हम तब देख लेंगे अगर कोई डाउट होगा तो। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 में आपसे क्या कहा गया है कि हमारा कौन सा रे होता है जो पॉजिटिव चार्ज होता है। मैंने आपको रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट करवाया था और इस पे बेस्ड मैंने क्वेश्चन भी आप लोगों को करवा दिया है कि एक रेडियो एक्टिव मटेरियल था, इसमें होल कर दिया यहाँ बॉक्स में, एंड हमारा ये वेव था, इधर नेगेटिव चार्ज था, इधर पॉजिटिव चार्ज प्लेट थी। तो हमारा एक वेव इधर डिफ्लेक्ट हुआ, एक इधर और एक स्ट्रेट गया। जो इधर डिफ्लेक्ट हुआ वेव हमारा नेगेटिव की तरफ कौन सा वेव जाएगा, जो पॉजिटिव चार्ज होगा, एंड पॉजिटिव की तरफ कौन सा जाएगा, जो नेगेटिव चार्ज होगा। और जो कहीं डिफ्लेक्ट नहीं हुआ वो वाला कैसा होगा, वो होगा आपका न्यूट्रल। तो न्यूट्रल हमारी कौन सी थी, गामा रेज। एंड जो हमारा पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट होकर गया और नेगेटिव था, मतलब पॉजिटिव प्लेट की तरफ गया, तो इसका मतलब वो नेगेटिव था। तो जो रे हमारी नेगेटिव थी उसका नाम दिया गया बीटा। एंड सिमिलरली जो हमारा निगेटिव प्लेट की तरफ रे डिफ्लेक्ट हुई वो रे हमारी कैसी थी, पॉजिटिव थी, और इस रे का नाम क्या दिया गया, अल्फा रे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका, अल्फा रे। दैट इज द ऑप्शन नंबर 1। ओके, नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। 68 इज द, हाँ ये 68 नंबर क्वेश्चन आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है इफ़ यू डोंट प्रैक्टिस सच क्वेश्चंस। देखिए इसमें आपसे क्या कहा गया है, आपको कहा है कि आपका जो हाफ लाइफ है वो कितना है, 12.5 आवर का। एंड साथ में आपकी जो क्वांटिटी है, जो आपका एन नॉट है, वो आपका है 256 ग्राम का। ओके, और आपका जो है लास्ट में वो डिके होते होते रह जाता है 1 ग्राम। ठीक है, एंड अब आपसे पूछा जा रहा है कि इस पूरे प्रोसेस को, ये डिके होने में, यहाँ से यहाँ तक का ये जो डिके आया है, ये जो डिके आया है, इसमें टाइम कितना लगा। पहले क्वेश्चंस में हमने क्या देखा है, हमें टाइम गिवन होता है, सब गिवन होता है, ये कैलकुलेट करना होता है, तो हम बड़ा इजीली कर देते हैं, सिर्फ 2 की पावर कैलकुलेट करना होता है वहाँ पे। अब यहाँ पर क्या है कि हमें t की पावर हाफ गिवन है, t गिवन है, n हमें सॉरी t गिवन नहीं है, n गिवन है, और t कैलकुलेट करना है। तो ये शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, बट हाँ भाई, अगर इस तरह के क्वेश्चन आप में से किसी ने नहीं करे हैं पहले कभी, तो मे भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। मगर होगा कैसे सॉल्व, वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है आप लोगों को, सेम वही चीज़ होगी जो हम हमेशा से करते आए हैं। यहाँ पर फॉर्मूला पहले मैं इसका लिख देती हूँ आपका, n = n0 हाफ टी अपॉन में टी की पावर हाफ। ओके, अब फॉर्मूला में हम वैल्यू पुट करेंगे। n हमारा कितना है, 1 ग्राम। n हमारा, ये n हमारा कितना है, 1 ग्राम। n नॉट हमारा कितना है, 256 ग्राम। तो इसको पुट कर देते हैं 1/2। स्मॉल टी हमें नहीं पता, हम एज इट इज लिख देंगे। कैपिटल हमें टी पता है कितना है, 12.5। इसको यहाँ हम पुट कर देंगे।
अब हम इसके बाद इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या इजीली हम कर सकते हैं, हम इसको इधर ला सकते हैं नीचे डिनोमिनेटर में। तो हम ये लिख सकते हैं 1/256 इक्वल्स टू 1/2 टी की पावर 12.5, ये चीज़ हम लिख सकते हैं। अब देखिए गाइस, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका होता है कि आप लॉग और एक्सपोनेंट उस सब में चले जाओ। दूसरा तरीका क्या है कि आप बेस सेम बना लो। ठीक है, ये बेस पावर, ये जो पूरा बेस है ना, ये वाला जो नंबर होता है पूरा, इसको हम बेस कहते हैं। जिससे 2 की पावर x है तो x 2 इज़ द बेस एंड x इज़ द एक्सपोनेंट। तो ये हमारा बेस है, हम इस बेस को सेम बना लेते हैं। कैसे सेम बनाएंगे, देखिए 2 को तो और छोटा किया नहीं जा सकता, और बड़ा करने के लिए आपको फिर इसका स्क्वायर में कुछ समथिंग रखना पड़ेगा। उससे बेहतर ऑप्शन है कि हम 256 को छोटा कर लेते हैं, जिससे हमें कैलकुलेट करने में भी ईजी रहे। तो 256 को जब हमने थोड़ा ऑब्जर्व किया तो हमने क्या देखा कि जो 256 है ये हमारा 2 की पावर 8 के इक्वल है। ठीक है, ये जो 256 आपको यहाँ दे रखा है ये आपको 2 की पावर 8 के इक्वल है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1/2 होल की पावर 8। 1 की पावर 8 तो 1 ही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंड ये भी आपका 1/2 एंड टी की पावर 12.5 ये चीज़ आ जाएगी। अब हमने एक चीज़ देखी है कि अगर हमारा बेस सेम है एंड बीच में इक्वल का निशान है तो हमारा, देखिए अगर आपको मैं इस तरह से लिख दूँ 2 की पावर x इक्वल्स टू 2 की पावर 4। ठीक है, तो अगर ये दोनों नंबर आपस में इक्वल हैं एंड हमारा ये भी आपस में इक्वल है तो जाहिर सी बात है ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे, तभी इक्वल होगा ना। अगर मैं लिखूँ 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स, तो ये दूसरा वाला नंबर 2 होगा ना, तभी तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ये वाला x की जगह मैं 3 लिख दूंगी अगर, तो ये कभी इक्वल होंगे नहीं होंगे। तो सिमिलर, तो इसी तरह से हमारा अगर बेस सेम है और इक्वल का साइन है तो एक्सपोनेंट हमारा इक्वल होता है। उसको हम लिख सकते हैं 8t/12.5। थोड़ा आप सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा इंटू 8, एंड इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा ये 100 आवर्स आपका आ जाएगा। सही है भाई, 100। ठीक है ठीक है, आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गया कैसे किया? अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार दोबारा रिवाइज करके देख लो, और फिर भी समझ में नहीं आए तो फिर कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं दोबारा समझा लूँगी। टफ कुछ नहीं है, इजी से ही है। बस मुझे लगता है अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उसका रीज़न सिर्फ एक हो सकता है कि इस तरह के क्वेश्चन से प्रैक्टिस छूट जाना। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 में क्या कहा गया है, द नंबर ऑफ द अनडिकेड न्यूक्लियाई कैपिटल एन। इसमें क्या क्या है कि आपको एक ये ग्राफ दिया है, ये दिया है कैपिटल एन एंड ये दिया है टी। ठीक है, आपको एक ग्राफ दिया गया है, इसके बाद आपको ऑप्शंस में कुछ ग्राफ दिए गए हैं, किसके बीच में, एन के बीच में एंड ए के बीच में। ठीक है, एन क्या है आपका अनडिकेड न्यूक्लियाई जो कि अभी डिके नहीं हुआ है, और ए क्या है एक्टिविटी। अब मैंने आपको क्या बताया था, आपका एक्टिविटी लिख कर आ जाए, रेडियो एक्टिविटी लिख कर आ जाए, इससे पिछले वाले लेक्चर में बताया था, या फिर डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड लिख के आ जाए, या इस तरह का कोई और टर्मिनोलॉजी अगर इस तरह के लिख के आ जाए जो आपका इंटीग्रेशन से के डिके से रिलेटेड है, तो वहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या होता है, ए इक्वल्स टू लैम्डा एन। और ये जो ए है वो इन सब चीज़ों को डिनोट करता है। ये सब चीज़ें कोई अलग अलग नहीं है, सब सेम चीज़ें, बस अलग अलग तरह से लिख दिया है। जैसे मैथ्स में आपने पढ़ा है कि हम इंटीग्रेशन लिख दें या फिर एंटी डेरिवेटिव लिख दें। ठीक है, दोनों चीज़ें हमारी सेम होती हैं ना, तो सेम ही रिएक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, सब सेम चीज़ें हैं, यूनिट भी सेम है। लिख दिया हमने किसको, ए से डिनोट कर दिया। अब इस ए को आप कुछ भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, जो भी आपका क्वेश्चन में है आप उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे। तो गाइस अब अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो हमें यहाँ से क्या दिख रहा है कि हमारा ए और एन, इन दोनों के बीच में हमारा जो ग्राफ बन रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड अगर हमारा कोई भी चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो इसका ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। इस ग्राफ को हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन। We get this kind of the graph. Okay, आपका बाकी इधर एन गिवन है,
ठीक है, आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो बिल्कुल डायरेक्टली इस तरह का आपका ग्राफ आ जाएगा। मैंने आपको बताया है, जब ये वाला आपको रेडियो एक्टिविटी डिके लॉ बताया था तब मैंने आपको बताया था लैम्डा क्या होता है, आपका सिर्फ डिके कांस्टेंट होता है। ठीक है, एंड कांस्टेंट को अगर आप हटा दोगे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आ जाएगा, एंड फिर हमें पता चल रहा है एक्सप्रेशन ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का आपका ये वाला ग्राफ होता है। ओके, बाकी आपका जो लाइन का इक्वेशन होता है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, आप उससे जाना चाहें तो उससे भी जा सकते हैं। फिर डिपेंडेंट कौन है उस हिसाब से आप निकालेंगे, तो आपको फिर ये लैम्डा इसके साथ लाना पड़ेगा, n इक्वल्स टू 1/λ इस तरह से लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो नॉन डिपेंडेंट क्वांटिटी है वो a है यहाँ पे। एंड देन ये आपका स्लोप ऑफ लाइन की तरह वर्क करेगा। अगर सपोज आपसे इसमें स्लोप ऑफ लाइन पूछ लिया जाता तो 1/λ इसका स्लोप ऑफ लाइन होता, लैम्डा स्लोप ऑफ लाइन नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये जो होता है ना नीचे वाला, ये हमारा बेस क्वांटिटी होता है। ओके, हम इसके रिस्पेक्ट में देखते हैं। खैर वो मैथ्स का पोर्शन है। आप अगर मैथ्स में स्ट्रेट लाइन वाला जो चैप्टर है एटीसी में तो रिक्वायर्ड नहीं है, बट अगर कभी पढ़ेंगे तो उसको भी साथ में ज़रूर देखेंगे। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 इज द अगेन सेम टाइप द क्वेश्चन जो हम पहले कर चुके हैं। इस क्वेश्चन में भी हम लोग को क्या गिवन है, हमें इनिशियल है जो हमारा अनडिकेड न्यूक्लियाई है उसका हमें दिया गया है कितना, 4 × 10⁻⁴ एक्टिव न्यूक्लियाई दिया है। एक्टिव न्यूक्लियाई मतलब हमारा अनडिकेड न्यूक्लियाई। ओके, हाफ लाइफ हमारी कितनी दी है, हाफ लाइफ इज 10 days, एंड हमें कितने दिन के बाद कैलकुलेट करना है, 30 days के बाद। तो फॉर्मूला हमें पता है n इक्वल्स टू n0 1/2 की पावर t अपॉन में t हाफ लाइफ। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या आ जाएगा, 4 × 10⁻16 1/2 30/10। सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, इसका मतलब 2 का आपको क्यूब करना पड़ेगा। थोड़ा शॉर्टकट ले लिया गाइस, मतलब कैलकुलेशन थोड़ा मैंने छोटा कर दिया है, 16 सॉरी। इसको कट कर देंगे, 2 आ जाएगा आपका सीधा, तो आपका आ जाएगा 10⁻16/2। इसको अगर 2 को ऊपर ले जाना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं 0.5 × 10⁻16। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 कहीं करेक्ट मत करिए आना कि गलत, कि हो सकता है भाई गलत प्रिंट हो गया और 2 नीचे नहीं आना, ऊपर ही आना हो। 0.5 आएगा इसका आंसर। ओके, अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इसीलिए अच्छा गाइस, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 70 को दोबारा देखिए। मैं आपको ना गाइस, मैंने यहाँ पहले स्टार्टिंग में क्वेश्चन करवाया था आपको। अरे कहाँ जा रहे हैं तुम, वापस आ जा। यहाँ मैंने स्टार्टिंग में आप लोग को एक क्वेश्चन कराया था, उसमें मैंने आपसे एक चीज़ पूछी थी और फिर मैंने कहा था चलो ये तो मैं करवा दूँगी। हाँ, मैंने ये पूछा था कि ये जो हमारा इसमें कितने एटम हमारे डिके हो गए। ठीक है, हमने सॉल्व करके ये निकाल लेते हैं कि हमारा रिमेनिंग बच कितना गया। हमारे कितने डिके हो गए ये हमने नहीं निकाला है ना, तो हमारे कितने डिके हो गए उसको हम निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमारे बच गए उसको हम माइनस कर देते हैं जो हमारे स्टार्टिंग में होते हैं। स्टार्टिंग में 10.24 थे, माइनस 0.32 कर देंगे, तो हमारा कितना बच गया 2, एंड 12 में से 3 गया 9. तो हमारा इतने एटम जो है वो डिके हुआ है, इतने न्यूक्लियाई हमारे डिके हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है, ये मैंने अपनी तरफ से आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बताया था इस क्वेश्चन में, लेकिन मैं इसको फिर सॉल्व कराना भूल गई आगे। तो हमारा ये होता है कि हमारे कितने एटम अगर हमसे पूछ लिया जाए कि हमारे डिके हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे इनिशियल में गिवन थे और जो हमारे रिमेनिंग रह गए सॉरी, उनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमारा आ जाता है कि हमारे कितने न्यूक्लियाई डिके हो गए। तो इस क्वेश्चन में गाइस क्या हुआ है, इस क्वेश्चन में आप लोगों से वही चीज़ पूछी गई है कि आपके कितने एटम हैं वो डिके हो गए। आपसे पूछा गया है कि आपके डिकेड न्यूक्लियाई कितने हैं। एटम बोल लीजिए, न्यूक्लियाई बोल लीजिए। न्यूक्लियाई लाइक ये है पूरा एटम, इसके जो सेंटर में इज द न्यूक्लियस, इसको आप न्यूक्लियाई बोल दीजिए सिंगल अगर प्लूरल में है, क्योंकि सिर्फ एक न्यूक्लियाई तो डिके हो नहीं रहा है, कई सारे होंगे तो इसीलिए न्यूक्लियाई बोल देते हैं।
तो आपका डिकेड न्यूक्लियाई हम निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारा जितने स्टार्टिंग में थे, स्टार्टिंग में कितने थे 4 × 10⁻16 माइनस करेंगे हमारे जो रिमेनिंग रह गए, ठीक है, रिमेनिंग कितने रह गए 0.5 × 10⁻16, ठीक है। अब इसको अगर आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3.5 × 10⁻16। तो ये है आपके डिकेड न्यूक्लियाई और ये है आपका करेक्ट आंसर। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, 1 नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। मैंने पूरा लाइन नहीं पढ़ा था, मुझे लगा सेम वही क्वेश्चन पूछा है, तो इसीलिए ये गलती मत करना एग्ज़ाम में। आप पूरा क्वेश्चन पढ़ना ढंग से कि क्या पूछा जा रहा है, क्या आपको आंसर करना है, जल्दी जल्दी मत करना, काफ़ी टाइम है, आराम से सॉल्व करना। जो आता है वो गलत नहीं होना चाहिए, बाकी अगर कुछ ऐसा आ जाए जो नहीं आता है तो अलग बात है, लेकिन जो आता है वो तो करना है, उसमें गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप उतना रिस्क नहीं ले सकते ना। 120 नंबर का पेपर है, करीब करीब अगर 90 प्लस आपकी कट ऑफ चली जाती है तो आप रिस्क ले ही नहीं सकते गलती करने का। मतलब कुछ तो होगा ही ना, कुछ तो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो नहीं आते होंगे, 2-4 क्वेश्चन ऐसे निकल ही आएंगे जो नहीं आते होंगे। आप सोचो अगर आप आते हुए भी गलत कर जाओगे तो फिर आपका दिक्कत हो जाएगी ना फिर आपके साथ। इसलिए जो आता है उसमें से तो कुछ गलत नहीं होना चाहिए, एक नंबर का नहीं कटना चाहिए। ये दिया है 238, 90 एंड इसका आपका डिके होके हो गया 222 एंड 83। एंड अगेन आपसे क्वेश्चन में पूछा है अल्फा एंड बीटा डिके। थोड़ा स्पीड में करा दूंगी अब मैं इस क्वेश्चन को। क्या करते हैं हम अल्फा डिके निकालने के लिए, फाइनल का एटॉमिक मास माइनस इनिशियल का मास क्यों लेते हैं, क्या क्यों करते हैं, मैं पहले आपको ये सब बता चुकी हूँ। ये 4 क्यों लेते हैं एंड इसको आप सॉल्व करेंगे तो 8 में से 2 गया कितना आया 6, 16/4 = -4। माइनस का साइन क्यों आया है वो भी बता चुकी हूँ, क्योंकि हमारा डिके हो रहा है, माइनस का साइन डिपिक्ट करता है डिके को। फिर बीटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा फाइनल का जो है एटॉमिक नंबर माइनस इनिशियल एटॉमिक नंबर और इसको में मल्टीप्लाई करेंगे 2 × अल्फा के जो हमारे पार्टिकल है 4। इसको सॉल्व करेंगे यार, इस तरह सेम ही क्वेश्चन हमने करा है क्या पहले, एक सेकंड, मुझे लग रहा है हमने सेम क्वेश्चन करा है पहले शायद। खैर सॉल्व तो कर ही लेते हैं, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका 8 और ये माइनस जाएगा 9 और ये 1, ठीक है, सेम ही किया हमने पहले क्वेश्चन। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। इसमें आपसे क्या बोला गया, आपको एक सब्सटेंस दिया है, इसमें होता है अल्फा डीके, x1 मिलता है, फिर अल्फा डीके होता है, सॉरी बीटा डीके होता है, आपको x2 मिलता है, फिर अल्फा डीके होता है x3 मिलता है। सॉरी, मुझे लगता है ये वाला क्वेश्चन तो आप में से सभी लोग कर लेंगे, इस तरह के तो मैंने आपको कई क्वेश्चन करवाए थे और ऐसा एक एग्जाम्पल भी दिया था, ऐसा पूरा सर्कुलर से साइकिल बना दिया था अल्फा बीटा डीके कराते कराते। अच्छा गाइस देखिए, इस क्वेश्चन में ना एक प्रॉब्लम है, पता है क्या, इस क्वेश्चन में आपको ये नहीं दिया है कि आपका बीटा माइनस डीके है या बीटा प्लस डीके है, ठीक है। तो अगर आपका ये मेंशन नहीं किया है कि आपका बीटा माइनस डीके है, देखिए ये वाला जो बीटा डीके हो रहा है ना, ये इनको मेंशन करना चाहिए था कि आपका बीटा माइनस डीके है या बीटा प्लस डीके है, क्योंकि अगर मेंशन नहीं किया है तो बीटा माइनस डीके में हमारा रिजल्ट अलग आएगा एंड बीटा प्लस डीके में हमारा रिजल्ट अलग आएगा। क्या डिफरेंस आता है पढ़ा चुकी हूँ मैं आपको। बीटा माइनस डीके में हमारा क्या होता है, एटॉमिक नंबर में माइनस के केस में हमारे एटॉमिक नंबर में +1 हो जाता है एंड प्लस के केस में हमारे एटॉमिक नंबर में से 1 कम हो जाता है। तो ठीक है, मैं आपको ना दोनों तरह से करके दिखा देती हूँ, फिर हम देखते हैं हमारा क्या सूटेबल ऑप्शन बन पाता है। तो सबसे पहले अल्फा डी, हाँ फिर आगे हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो हमारा x है इसका हमारा एटॉमिक मास दिया है 180 एंड एटॉमिक नंबर दिया है 72। तो अल्फा के केस में हमारा क्या होता है, 4 हमारा एटॉमिक मास में से कम होता है, 2 हमारा एटॉमिक नंबर में से कम होता है। तो चलिए हम वैल्यू पुट करते जाते हैं। 4 हमने अगर यहाँ से कम किया तो हमारा कितना आ गया 176 और 2 यहाँ से कम किया तो कितना आ गया 70। फिर बीटा, पहले हम माइनस का केस कंसीडर कर लेते हैं जिसमें हमारा एक एटॉमिक नंबर प्लस होगा। तो ये तो हमारा 176 ही रहने वाला है एंड हमारा माइनस, अगर हम बीटा माइनस की तरह इसको लेके चलते हैं तो यहाँ पर हमारा +1 हो जाएगा, तो ये हमारा 71 आ जाएगा। फिर अगेन हमारा अल्फा डिके हो जाता है, तो अल्फा डिके के केस में 176 में से हमारा
यहाँ पे हमने +1 किया एटॉमिक इसमें हमारा गेन क्या होगा, -4 होगा एटॉमिक मास में से एंड -2 होगा एटॉमिक नंबर में से। तो चलिए इसमें हमने किया तो ये आ गया 172 एंड यहाँ से हमने -2 किया तो ये आ गया 69। एंड गामा के केस में हमें पता है हमारा एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर दोनों में ही कोई भी चेंज नहीं होगा। तो एक ऑप्शन आपका ये सही निकलता है, आपका ऑप्शन नंबर 3, अगर आपका बीटा नेगेटिव का केस है तो। अब सपोज अगर आपका बीटा पॉजिटिव का केस है तो यहाँ तक तो हमारा सेम ही रहेगा क्योंकि अल्फ़ा का आया है हमारा x 176 एंड 70। अब अगर हमारा ये बीटा पॉजिटिव का केस है तो हमारा एटॉमिक नंबर में से एक और कम हो जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा x2 176 एंड एक और कम होगा तो 69। एंड देन हमारा क्या होता है अल्फ़ा डिके, तो हमारा x3 कितना आएगा 172, इसमें से 4 कम हो जाएंगे अल्फ़ा डिके में, एटॉमिक मास में 4 कम हो जाएंगे एंड एटॉमिक नंबर में हमारे अब कितने कम होंगे, अल्फ़ा के केस में 2 कम हो जाएंगे, तो 69 में से 2 कम हुए तो 67। एंड देन हमारा गामा का केस एंड व्हाट वी गेट 172 एंड 67। ठीक है, तो देखिए इस तरह का हमारा कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमारा इसका मतलब बीटा नेगेटिव का केस दे रखा था। बाकी सॉरी गाइस, बाकी एग्जाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, वैसे नहीं आएगा, वो क्लियरली मेंशन करता है, फिर भी बाई चांस अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में तो बीटा निगेटिव ही लेके सॉल्व करना, क्योंकि यही ज़्यादा आपसे पूछा जाता है ज़्यादातर। बाकी अगर बीटा निगेटिव से आंसर नहीं आए तो एक बार बीटा प्लस भी ट्राई कर लेना, ठीक है, क्योंकि इजी क्वेश्चन होगा, आप लोग कर इसको 100% लोगे इस तरह के क्वेश्चन को, तो छोड़ने का मतलब नहीं बनता। भले ही 2-3 सेकंड आपको एक्स्ट्रा लग जाए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, मगर सॉल्व कर लेना अगर इस तरह का कुछ गलती आ जाए पेपर में, क्योंकि फिर पता नहीं ना ये बाद में एग्जाम वाले उसको करेक्ट करें नहीं करें, मार्क्स दें नहीं दें, इस तरह का कोई एरर आ जाता है ना, तो उसको फिर आप लोग खुद ही करेक्ट करके सॉल्व कर लेना। तो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस वाले क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, फिर नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 में आपसे हाफ लाइफ टाइम पूछा है। हमें पता है, मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो था आज का, सेकंड या थर्ड क्वेश्चन था आज का, वो यही था, मैंने आपको बताया था। या तो आपसे वो log 2e लैम्डा लिख के दे देगा, या फिर नेचुरल log 2 लैम्डा लिख देगा, या फिर 0.693 बाई लैम्डा लिख देगा। तो ये आपका हाफ लाइफ टाइम होता है। एंड मीन लाइफ टाइम भी मैंने आपको बताया था कि ये आपका 1 बाई लैम्डा आ जाता है। ठीक है, इस हिसाब से आपको ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। बाकी आप देखिए, अगर आपको सिर्फ ये वाला भी याद होता ना, हाफ लाइफ टाइम भी याद होता, तो भी आप इसको इजीली सॉल्व कर लेते। क्वेश्चन नंबर 74 इस तरह को मैंने आपको थ्योरी नहीं दी है ये वाली, तो आप लोग इसको प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए अगर आप में से किसी को याद नहीं है कि हमारा कितना डिके होता है। मीन लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सैंपल की जो मीन लाइफ होती है वो कितनी होती है हमारी, 2/3 ऑफ सब्सटेंस इंटीग्रेट। जितना हमारा सब्सटेंस है वो इंटीग्रेट कर जाता है उसका 2/3 होती है मीन लाइफ टाइम। बाकी आप चाहें तो इसको फॉर्मूला से भी सॉल्व करके निकाल सकते हैं पूरा। ये वाला जो आपका फॉर्मूला मैंने आपको डीके लॉ जो पढ़ाया था उसी में ये वाला फॉर्मूला ही पढ़ाया था मैंने। एक हम हाफ लाइफ टाइम का देखते हैं तो वहाँ पर हमारा क्या बनता है, ये बनता है। बाकी मेन जो मैंने आपको पढ़ाया था वो क्या था, ये था -λ/t। ठीक है, और फिर हम थोड़ा और सॉल्व करके इस डीके वाला जो फॉर्मूला होता था हमने हाफ लाइफ टाइम के लिए ऐसा वाला रख लिया, या फिर एक डायरेक्टली हमारा जो चलता था वो रेडियो एक्टिविटी डीके लॉ, उसके हिसाब से एक फॉर्मूला हमारा ये भी बनकर आता था। एक्टिविटी इक्वल्स टू λm, ये फॉर्मूला बन के आता था, ये फॉर्मूला बन के आता था। ठीक है, अगर इस तरह से गिवन है डायरेक्टली आप ये यूज़ कर लीजिए या ये यूज़ कर लीजिए। अब यहाँ है मीन लाइफ टाइम दिया है तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। अब इसको भी यूज़ करने में आप क्या कीजिए, मीन लाइफ टाइम के केस में आपको यहाँ पर लैम्डा की जगह 1/t पुट करके एंड सॉल्व करेंगे। बाकी उतना डेरिवेशन में जाने का रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ एक लाइन का स्टेटमेंट है, इसको याद रख लीजिए। 2/3 ऑफ द सब्सटेंस इंटीग्रेट, ये आपकी मीन लाइफ होती है ऑफ अ रेडियो एक्टिव सैंपल। Okay, now we have next question number 75.
क्वेश्चन नंबर 75 में आपसे क्या कहा गया है कि आपके पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसकी एक्टिविटी है कितना 10⁻³ dps डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। इसका हाफ लाइफ दे दिया, मतलब हाफ लाइफ वाला फॉर्मूला लगेगा 1 सेकेंड है। आपसे 3 सेकेंड के बाद की लाइफ पूछी गई है। एंड मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो एक्टिविटी दे दे, रेडियो एक्टिविटी दे दे या इनिशियल फॉर्म दे दे, मतलब ये जो होता है ना, दिस इज द इनिशियल में आपका जो न्यूक्लियस होता है ना, वो जो कितना होता है ये उसका अमाउंट होता है। ओके, तो हमारा इसके हिसाब से हम जब सॉल्व करेंगे तो हम इसको, हमारा जो फॉर्मूला हमने सीखा है इसको आप ए से डिनोट कर दीजिए या N0 से। हमने अभी तक फॉर्मूले में N0 यूज़ किया था, लेकिन अब यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से इसमें ए लिखवा दिया गया है क्योंकि ए हमें एक्टिविटी गिवन है। तो इसका फॉर्मूला जो है, मैं पहले आपको फॉर्मूला लिख देती हूँ वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये नया फॉर्मूला कहाँ से आ गया। अब नया फॉर्मूला कुछ नहीं आया है, क्वेश्चन में इस N0 को मैंने ए से डिनोट कर दिया है। वही ना, देखिए नोटेशन से बहुत कन्फ्यूजन होती है। अब मैं डायरेक्टली यहाँ पर ए लिख देती ना तो आपको लगता है ये कोई नया फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला नया नहीं बना है, बस ये जो इनिशियल अमाउंट था ना इसको मैंने ए से डिनोट कर दिया। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में आपको एक्टिविटी लिखा था वर्ड, इंस्टीड ऑफ न्यूक्लियस दे देता वो इनिशियल न्यूक्लियस, एक्टिविटी वर्ड लिख दिया था तो इसने N0 लिख दिया। अगर वो रेडियो एक्टिविटी वर्ड दे देता तो शायद मैं यहाँ पर R लिख देती। तो डिपेंड्स क्वेश्चन में क्या दिया है। बाकी आपको फॉर्मूला तो पता ही है, एग्जाम में आपको ये सारा गिवन वगैरह थ्योरी तो लिखनी नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व करना है। फॉर्मूला तो दिमाग में होता है, सीधा वैल्यू पेपर पे पुट करते हैं ना। ये टी आपका 3 सेकेंड था, हाफ लाइफ 1 सेकेंड था, 1 आ गया। सॉल्व करेंगे तो ये आपका 10⁻³ 1/8 आ गया। बाकी आप अगर फॉर्मूले इसको सॉल्व करेंगे, अगर आप को पता है ये, इसको ये बन जाएगा आपका, इसको आप कट करेंगे अगर 8 के टेबल से ही काट लेंगे तो 1 कितना बचेगा 20, तो 2 × 16 बच गया 4 × 40 5 125 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। ये आपका लास्ट में बच जाएगा। स्टार्टिंग में कितना था, ये डिके हो गया ये। तो आपका अगर मैं पूछूं हमारे टोटल कितने न्यूक्लियस डिके हुए, हमारे डिकेड न्यूक्लियाई बताइए कितने ऐसे, तो आप क्या करेंगे, जो आपका इनिशियल में थे माइनस जो आपके लास्ट में रह गए। तो 1000 में से 125 आपको माइनस करने हैं, कितना आ गया 5। यहाँ पे कितना रहेगा गाइस, 9 में हो गया 7, सही कर रही हूँ ना, पता नहीं है। हाँ, तो ये आपका ये आंसर आ जाएगा 75 नहीं, क्या कर रही हूँ मैं, सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा मुझसे। 875 ओके। ये क्वेश्चन में पूछा नहीं है, एक्स्ट्रा मैंने ये पॉइंट बताया है आपको ताकि इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप उसमें भूले नहीं। एक ही करा है ना हमने इस टाइप का क्वेश्चन, इसीलिए मैंने आपको एक्स्ट्रा में करवा रही हूँ 1-2 क्वेश्चन, ताकि अगर ऐसा कुछ आ जाता है तो आपको पता हो कि इस तरह के क्वेश्चन कैसे करने हैं। बाकी क्वेश्चन के हिसाब से आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा गाइस, मैंने आपको जो PDF प्रोवाइड कराई है उसमें मैंने आपको कहाँ तक क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए हैं। सिर्फ 1 मिनट का वेट कीजिएगा गाइस, चाहे तो आप लोग वीडियो पॉज अपना मतलब स्किप कर दीजिएगा इतना पार्ट। मैं सिर्फ PDF खोल के वो चेक कर रही हूँ कि मैंने आपको जो क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए हैं वो कहाँ तक के प्रोवाइड करवाए हैं, मतलब कौन सा क्वेश्चन नंबर तक दिया है, 76 तक दिया है या आगे के भी दिए हैं। वैसे तो मैं पूरा ही पेज देती हूँ, आगे भी दिए। मैं सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करवा देती हूँ जितने मेरे पास होते हैं, बस मुझे लगा कभी शायद ना दिए हो मैंने। ओके, मैंने आगे भी दिए हैं क्वेश्चंस तो मैं अभी आगे के भी करवा देती हूँ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 76 एंड क्वेश्चन नंबर 76 में फिर आपसे क्या पूछा गया है कि आपको एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसका मास है आपका 10 ग्राम, मतलब इनिशियल मास दे दिया है 10 ग्राम। एट इंस्टेंट T0, अगर आपका T0 हो जाता है तो अप्रॉक्सीमेट मास ऑफ दिस एलिमेंट सैम्पर आफ्टर 2 मीन लाइफ्स। अब आपको मीन लाइफ्स की बात आ गई।
आफ्टर 2 मीन लाइफ्स। कितनी मीन लाइफ्स दे दी है इसमें आपको? 2। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया है गाइस, मीन लाइफ वाला जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा n इक्वल्स टू एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी। ये होता था हमारा। इसको सॉल्व करने के लिए ना हम लोग क्या लिखते थे गाइस, देखिए एट इंस्टेंट टी इक्वल्स टू 0 टी मीन लाइफ, यहाँ पर टी मीन लाइफ आएगा। ठीक है, ये वाली चीज़ है। इसको जब हम सॉल्व करते हैं ना गाइस, तो हम इस टी के नीचे भी एक लैम्डा पुट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है हमारी जो मीन लाइफ होता है वो कितना होता है, 1 बाय लैम्डा होता है। आपको मैंने अभी पहले भी बताया था कि हमारा मीन लाइफ कितना होता है, 1 बाय लैम्डा होता है। तो हम इस टी की जगह ना ऐसे समझिए इसको, एट टी इंस्टेंट टू टी 0 निकालना है आपको। यहाँ पे आप कैपिटल टी लिखिए, ये टी मीन है, और टी जो होता है ना वो आपका होता है टी मीन अपॉन में लैम्डा के इक्वल। ओके गाइस, अब इसको आप सॉल्व कीजिए। इस तरह के अगर 2-3 क्वेश्चन हो रहेंगे तो आपका ये भी दिमाग में बैठ जाएगा कि कैसे क्या होता है ई टू द पावर माइनस लैम्डा, और इस टी की जगह हम क्या पुट करेंगे, टी मीन अपॉन में लैम्डा। लैम्डा लैम्डा आपस में कट हो जाएगा, हमारा सिर्फ टी मीन रह जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, टेन ई की पावर टी मीन। अब वैल्यू पुट कर देंगे तो टेन ई की पावर माइनस का साइन तो रहेगा ही ना, तो -2। ठीक है, अब इसको आप अगर सॉल्व करते हैं तो देखिए माइनस का साइन है तो हम इसको नीचे डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं, 10e⁻²। इस तरह से लिख सकते हैं, नीचे आ जाएगा तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा। बाकी अब इसको e⁻² कितना होता है आपका, अगर आप लोग को याद हो तो ये होता है 2.71। अगर ये वैल्यू, इफ़ यू पीपल डू रिमेंबर, e की पावर कितनी होती है, 2.71 होती है। कई लोगों को याद होगी, कुछ को याद नहीं होगी। जिनको याद नहीं है उनको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब याद हो जाएगा क्वेश्चंस करते करते। 10 अपॉन में e की पावर, e की जगह हम 2.71 लिख सकते थे, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 10 अपॉन में 271 1 7 2 2 1 9 4 14 10 इंटू 1 2 9 का 4 9 5 8 9 8 और 5 कितना हुआ, 13, और 1 14 का 14। ठीक है, तो 4 के बाद 2.4 आ जाएगा ये आपका, क्योंकि हमारा देखिए 2 के बाद पॉइंट है, स्क्वायर करेंगे तो हमारा 4 के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा 2.4 हो जाएगा। तो ये आपका करीब करीब कुछ 4 पॉइंट कुछ आ जाना चाहिए क्या आंसर इसका, मेरे हिसाब से तो 4 पॉइंट कुछ होना चाहिए इसका आंसर। बाकी आप लोग सॉल्व करके देखिएगा, ऑप्शन से तो मैच हो नहीं रहा। ठीक है गाइस, देखिए यहाँ तक तो 10 अपॉन में 2.71 का स्क्वायर, यहाँ तक ये सही है 100%। इसके आगे आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये मैंने शायद मल्टीप्लाई में कुछ गलती कर दिया होगा। ठीक है, इसके आगे आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। बस इसमें एक चीज़ याद रखना, अगर आपको मीन वाला क्वेश्चन दिया है ना तो आपको टी की जगह टी मीन बाय लैम्डा पुट करना होता है, जिससे आपका लैम्डा लैम्डा कट हो जाता है और लास्ट में सिर्फ टी मीन रह जाता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रे आर नॉट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप लोग ऐसे ही बता देंगे। बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग रे आर नॉट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देखिए गाइस, मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फीचर क्या होता है, दे डू नॉट डिफ्लेक्ट। दिस इज़ द फीचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आपको ये रटने की ज़रूरत ही नहीं है कि ये है कि नहीं है, आपको इतना सोचना ही नहीं है। अब अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो एक्सरे के केस में मैंने आपको बताया था कि ये डिफ्लेक्ट नहीं होती है। जब मैंने आपको एक्सरे चैप्टर पढ़ाया था तब मैंने बहुत अच्छे से ये वाली चीज़ करवाई थी, और शायद इस पर मैंने क्वेश्चन भी दिया था। देन आपका गामा रे, ये आपकी डिफ्लेक्ट होती है, ये भी डिफ्लेक्ट नहीं होती। अभी हमने रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में देखा है, एक रे जो स्ट्रेट चली जाती है। देन बीटा रे हमारी 100% डिफ्लेक्ट होती है।
हमने देखा था ना, इस तरफ जो मूव कर गई थी पॉजिटिव प्लेट की तरफ। जब हमें मिल गया कि ये तो हमारी 100% डिफ्लेक्ट करती है, तो दिस इज़ आवर करेक्ट ऑप्शन। बाकी हीट रे में जाने का ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि फिर आपको अभी पता ही नहीं है उसके बारे में, तो हीट रे के बारे में कि वो डिफ्लेक्ट करती है कि नहीं करती है। लेकिन हमें बीटा रे का पता चल गया कि बीटा रे तो हमारी 100% डिफ्लेक्ट करती है। अगर ऑप्शन में बीटा की जगह अल्फा रे गिवन होता तो अल्फा रे भी हमारी 100% डिफ्लेक्ट करती है, तो ये भी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है दोनों। ठीक है, अल्फा रे है, गामा रे है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है कि हमारा एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जो डिके होके अपना 1/16 रह जाता है। सपोज वो स्टार्टिंग में n था, तो वो डिके करके n/16 रह गया हो। ओके, अगर उसका इनिशियल एक्टिविटीज़ डेज था, उसका जो एक्टिविटी के डे थे, कितने दिन बाद वो डिके, मतलब जो उसका कितने टाइम में वो डिके हुआ है, वो 40 है, 40 डेज है। एंड हमें निकालना कितना है, हमें निकालना है इसमें टी हाफ लाइफ टाइम। लाइफ टाइम इसमें कैलकुलेट करना है। अब आप सोचोगे कि मैम ठीक है, ये हमारा इनिशियल हो गया तो हमारा फाइनल क्या है, फाइनल हो गया तो इनिशियल क्या है। तो देखिए, आप पहले सबसे पहले लिखते हैं फॉर्मूला, बिना टेंशन लिए फॉर्मूला लिख लो बस, बाकी वैल्यू तो अपने आप पुट हो जाती है। अब हमें क्या दिया गया है, एन है हमारा फाइनल। मैंने क्या बताया, अगर स्टार्टिंग में इनिशियल एन था हमारा, तो वो डिके होके कितना हो जाएगा, n/16। तो डिके होके जो हमारा लास्ट में रह गया रिमेनिंग, या फिर इसको ही हम क्या बोलते हैं, फाइनल, तो वो हम यहाँ पुट कर देंगे फाइनल की जगह। इनिशियल में मैंने आपको कितना बताया कि n था, हमने n माना था, n हो गया 1/2। ये t कितना है हमारा 40, हम ये पुट कर देते हैं, डिवाइड बाय टी हाफ। ये तो हमें पता ही नहीं कितना है, ये हमें कैलकुलेट करना है। अब इसको आप n को नीचे ले आएंगे तो ये आप ऐसे हो जाएगा आपका n 16 है इक्वल्स टू 1/2 40 टी की पावर 1/2, n से n कैंसिल, 1/16 इक्वल्स टू 1/2 40 डिवाइड बाई टी हाफ। ठीक है, अब आपसे अगर ये वाला तरीके का एक्सप्रेशन सॉल्व करने के लिए कहा जाता है, तो मैंने आपको क्या बताया था, हम क्या करते हैं, हम अपना बेस जो है इसको सेम बना लेते हैं। बेस सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसका पावर को रिड्यूस करते हैं। अगर पावर रिड्यूस करनी है हमें, तो हम क्या चीज़ यहाँ पर नोटिस करेंगे, हमने नोटिस करी कि ये जो 16 है ये हमारा 2 की पावर 4 के इक्वल होता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं 1/2 का पावर 4, क्योंकि 1 का हम 4 टाइम करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, और नीचे का 2 का 4 टाइम करेंगे तो 16 आ जाएगा। एंड 1/2 40/में टी की पावर 1/2। एंड अब इसको आप सॉल्व करेंगे आगे, तो हमारा ये दोनों को आपस में इक्वेट कर सकते हैं। बताया था मैंने क्यों कर सकते हैं, क्योंकि हमारा बेस सेम है, इक्वल का साइन है, तो ये भी आपस में इक्वल होंगे। 4 इक्वल्स टू 40/में टी हाफ, तो टी हाफ इक्वल्स टू 40/4। सॉल्व करके कितना आ गया आपका 10। ऑप्शन है कोई, यस, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके गाइस, कोई डाउट नहीं होगा इसमें, समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं कोई डाउट आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो गाइस डू आस्क मी। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 79। देखिए, इसमें आपको एक रिएक्शन दिया गया है एंड पूछा गया है कि ये जो रिएक्शन है ये किस चीज़ का है। मैं रिएक्शन लिख देती हूँ, वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिख सिर्फ इसलिए लिख देती हूँ मैं सारी डिटेल्स, ताकि आपको बार बार पीडीएफ खोलने की ज़रूरत नहीं पड़े, आप डायरेक्टली यहाँ से समझ पाएंगे क्या है। अगर आपने पहले क्वेश्चंस पढ़े होंगे तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी बार बार पीडीएफ खोलने की। ये क्या निकला, न्यूट्रिनो, पढ़ाया था ना ये। अभी आपसे पूछा जा रहा है कौन सा रिएक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो देखिए हमारा ए में कोई चेंज हुआ, सबसे पहले तो हमारा इलेक्ट्रॉन निकला, न्यूट्रिनो निकला। इससे हमें क्या पता चल गया कि हमारा अल्फा या बीटा में से कुछ हो रहा है यहाँ पे। अगर फोटोन निकलता हमारा तो हमें पता था गामा निकला, लेकिन हमारा न्यूट्रिनो और इलेक्ट्रॉन निकला तो हमारा अल्फा बीटा में से कुछ हो रहा है। अब क्या हो रहा है वो देखते हैं। हमने क्या देखा, एटॉमिक मास हमारा चेंज नहीं हुआ, तो हमारा अल्फा नहीं हो सकता। अब क्या चेंज हुआ, हमारा बीटा, हमारा एटॉमिक नंबर चेंज हुआ, y +1 हो गया, तो एटॉमिक नंबर चेंज हुआ, तो ये हमारा बीटा हो सकता है। अब सवाल उठता है कि बीटा का माइनस है कि बीटा प्लस हो रहा है।
तो हमने क्या देखा, हमारा एटॉमिक नंबर +1 हुआ, इंक्रीज हुआ। हमारा एटॉमिक नंबर इंक्रीज किस में होता है, बीटा नेगेटिव के केस में। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका, अच्छा गाइस इसमें आपका बीटा नेगेटिव बीटा पॉजिटिव नहीं दिया है, तो डायरेक्टली आंसर आपका 1 हो जाएगा, सीधा बीटा डिके। बट अगर थोड़ा मैं प्रिसाइज वे में बात करूँ तो दिस इज द बीटा नेगेटिव डिके प्रिसाइजली। ठीक है, दिस इज द मोर करेक्ट ऑप्शन अगर दोनों ऑप्शंस में आ जाते हैं तो। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। देखिए जितना ज़्यादा प्रिसाइज बात करेंगे ना उतना अच्छा रहेगा। अगर ऊपर ऊपर से आता है तो आपके लिए अच्छा है, और अगर वो डीप प्रिसाइजली पूछ लेता है तो बाकी बच्चे नहीं कर पाएंगे मगर आप लोग कर लेंगे। तो इट वुड बी गुड फॉर यू अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा डीपली स्टडी करते हैं, बट सिर्फ उतना ही जितना एग्जाम्स के लिए रिक्वायर्ड है। ऐसा नहीं कि अब एक्सरे और गामा रे आ गया तो गामा रे पे पूरा थीसिस लिखने बैठ जाएं या एक्सरे पे थीसिस लिखने बैठ जाएं। एग्ज़ाम के सिलेबस के हिसाब से पढ़ना चाहिए हमेशा टू गेट द गुड रैंक। ओके, क्वेश्चन नंबर 80 में क्या कहा गया है आपसे, इफ़ द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की हाफ लाइफ आपको दिया है कितना, 60 मिनट, देन द परसेंटेज डिके, तो आपका कितना परसेंट डिके हो जाएगा कितनी देर में, 4 घंटे में। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको क्या बताया है, हम या तो घंटों को मिनट में चेंज कर लें या फिर 60 सॉरी या फिर मिनट को घंटे में चेंज कर लें। अब प्रॉब्लम क्या आती है ना मिनट में चेंज करने में, कि आपका बहुत लंबा वैल्यू हो जाएगा ये वाला। ठीक है, 4 को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इतना बार ना, तो इसीलिए ये थोड़ा सा लंबा हो जाता है। तो बेहतर ऑप्शन है कि हम घंटे में कन्वर्ट कर देते हैं। छोटे में कन्वर्ट करने से फ़ायदा ये होता है कि हमारा सॉल्व करने में ईजी हो जाता है क्वेश्चन। तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं कन्वर्ट, तो हमारा 60 मिनट में कितना, मतलब 60 मिनट से हमारे कितने घंटे बनते हैं, 1 घंटा हो गया सॉल्व इजीली। अब हम सबसे पहले तो भैया अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्योंकि हमें कुछ आए या ना आए फॉर्मूला तो पता है। अब जो जो वैल्यू हमें पता है हम वो पुट करते हैं। n पता है हमें, n0 हमें नहीं पता कितना है, हमें 1/2, t पता है हमें 4, एंड t हाफ पता है हमें 1। ठीक है, इसको अगर आप थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा n0 1/16। ठीक है, और n आपका कितना आ जाएगा सॉल्व करके, n1/16। हमें पता है हमने इनिशियल कितना लिया था, इनिशियल हम हमेशा n0 लेते हैं, मतलब ये जो हमारा ये इधर लिखते हैं ना, दिस इज़ द इनिशियल या ओरिजिनल, एंड ये वाला हमारा फाइनल। तो हमें हमारा फाइनल मिल गया कितना है, n0/16। हमारा अगर ये चीज़ शायद आप लोगों को पता हो, अगर नहीं पता है तो प्लीज़ देख लीजिए, मैथ्स में भी इंपॉर्टेंट आएगा। परसेंटेज में चेंज अगर हमें निकालना हो कि हमारा कितना परसेंट चेंज हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा इनिशियल अमाउंट होता है, ठीक है, इनिशियल वैल्यू हो, अमाउंट हो, कुछ भी हो, इनिशियल में से माइनस करते हैं फाइनल अमाउंट। ठीक है, फिर उसमें से फिर उसको डिवाइड कर देते हैं हम इनिशियल से। बेसिकली क्या होता है कि इनिशियल और फाइनल के बीच का जो डिफरेंस आया होता है, क्योंकि हमें चेंज निकालना है ना, चेंज तो हमारा तभी होगा जब हम इनिशियल और फाइनल का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आया होता है वो अपॉन में इनिशियल अमाउंट इंटू 100। ठीक है, दिस इज़ द फॉर्मूला। तो अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या आएगा आपका वैल्यू, इनिशियल इज n0 माइनस फाइनल इज n0/16। n इज नॉट द फाइनल, उसका वैल्यू इज द फाइनल। ओके, n0/16 डिवाइडेड बाई इनिशियल अमाउंट इज n0। इसको आप थोड़ा सॉल्व करेंगे तो यह मल्टीप्लाई बाई 100, सॉल्व करेंगे तो आएगा 16 n0 माइनस n0 अपॉन में 16 नीचे आ जाएगा, 16 n0 इंटू 100, ये ऊपर आ जाएगा 15 n0 डिवाइड बाई 16 n0 इंटू 100। ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, एंड इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, करीब करीब ये 0.91693 समथिंग कुछ ऐसे ही आएगा, 90 के इसमें आएगा। तो अगर आप ऑप्शन से चलेंगे तो 90 के करीब तो कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो सीधा सीधा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। बाकी अगर आप प्रिसाइजली सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, बाकी उतना प्रिसाइज करने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ आपका जो फर्स्ट डिजिट निकल आता है ना, उसी से ही आपका आंसर पता चल जाता है।
ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 80 कैसे सॉल्व होगा समझ में आ गया। इसमें मेन चीज़ ये थी आपको परसेंटेज चेंज निकालना था, और दूसरी चीज़ कि आपको इनिशियल और फाइनल कुछ गिवन नहीं था, तो आपको दोनों को सेम टर्मिनोलॉजी में लेकर आना था, इसको और इसको सेम टर्म में लिखना था, ताकि आप उसको आगे वैल्यूज़ में पुट करके सॉल्व कर सकें। ठीक है गाइस, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 81. Moving to the next question, number 81. The active amount of the radioactive substance left after 1 hour whose half life is 20 minutes. देखो गाइस, ये भी मोर एंड लेस वैसे ही क्वेश्चन है। सपोज इसमें आपसे क्या बोला गया है, एक्टिव अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। आपका रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का कितना अमाउंट रह जाएगा 1 घंटे के बाद, अगर उसका हाफ लाइफ कितना है 20 मिनट्स है। तो आपका इनिशियल एन नॉट होता है, फाइनल एन होता है, फॉर्मूला में पुट करेंगे 1/2 T/T हाफ n इक्वल्स टू एन नॉट 1/2। टी हमें कितना गिवन है 1 आवर, एंड हमें ये टी 1 आवर गिवन है ना, मीन्स हाफ लाइफ इज 60 मिनट्स, हाफ लाइफ इज 20 मिनट। ठीक है, अब 20 को मिनट्स को आप आवर में कन्वर्ट करिए, कितना आ जाएगा आपका 1/3 आ जाएगा, 1/3। ठीक है, इस 3 को ऊपर ले जा सकते हैं, तो इसको आप लिख देंगे एन नॉट 1/2 की पावर 8 एन। ठीक है, इस एन नॉट को इधर नीचे ले आइए, एन अपॉन में एन नॉट इक्वल्स टू 1/2 की, सॉरी 8 नहीं, आई एम रियली सॉरी गाइस, वो एक स्टेप आगे दिमाग में चलता रहता है ना, तो कभी कभी गलती से वही लिख जाता है। ये 3 ऊपर जाएगा ना, तो यहाँ 3 आएगा, फिर जब 2 का पावर 3 करेंगे हम, तो ये आपका 1/8 आ जाएगा। तो आपका एक्टिविटी वो डिसइंटीग्रेशन पर कांस्टेंट रेडियो एक्टिविटी या एक्टिविटी पूछ सकता है, तो आपका ये आ गया डायरेक्टली 1/8। बाकी अगर आपको इनकी वैल्यू दे दे तो सॉल्व करिए, कुछ आगे और आ जाता है, अगर नहीं वैल्यू गिवन है तो आपका यही डायरेक्टली आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेट मी चेक द टाइम यार, वैसे तो बस 3-4 ही क्वेश्चन रह गए हैं, फिर भी टाइम देख लेना सही है थोड़ा सा। जाओ, 1 घंटा हुआ है, 5-10 मिनट ऊपर हो जाएगा, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 82, इनिशियल डिके ऑफ अ सब्सटेंस इज 800 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। इफ हाफ लाइफ ऑफ अ सब्सटेंस इज 1 सेकेंड, देन आफ्टर 3 सेकेंड। सेम वही क्वेश्चन है गाइस, बिल्कुल कुछ मतलब मैं डायरेक्टली अब सॉल्व कर देती हूँ इसको। ठीक है, 800 दिस इज द इनिशियल, हाफ लाइफ है आपका, कितने टाइम के बाद हमें निकालना है 3 सेकेंड के बाद, हाफ लाइफ कितना है 1। सॉल्व करेंगे इसको, 800 इसका क्यूब हो जाएगा तो 1/8, इसको ये कट जाएगा, ये 1/8 ये कट जाएगा, 100 रह जाएगा। तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट, 100 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। नो क्वेश्चन नंबर 83, इसमें दिया है आपका हाफ लाइफ, इनिशियल आपका कुछ था अमाउंट, मतलब ये इनिशियल आपका प्लोटियम दिया है ना, ये इनिशियल इतना था, डिके होके ये इतना रह गया, इनिशियल इतना था। हाफ लाइफ टाइम में आपका कितने टाइम के बाद हमने देखा है वो दिया है 72,000 साल, एंड हाफ लाइफ था इसका 24,000 साल। तो इतने बड़े नंबर देख कर डरने का कोई नीड नहीं है, इसको सिर्फ कैंसिल आउट करना है। कैंसिल आउट कर दिया, अब आप इसको चाहे तो 3 के टेबल से कैंसिल आउट कर दीजिए, 3 8 जा, एंड दिस विल गो 2 and 4 एंड नाउ, ठीक है, एंड ये कितना आ जाएगा P0 2 का पावर लिख देती हूँ, ये इस तरह से आ जाएगा, ये आपका P/P0 लिख सकते हो, और ये आपका कितना आ जाएगा 1/8, 2 के क्यूब 1/8। डायरेक्टली आंसर कितना आ गया आपका 1/8, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट। बाकी P0 की वैल्यू गिवन होती तो हम उसको सॉल्व करके एग्जैक्ट थोड़ा बता सकते थे, नहीं गिवन है तो कोई बात नहीं, ऑलमोस्ट इतना ही आ जाएगा, ऑलमोस्ट नहीं मतलब इतना आ जाएगा आपका। बाकी P0 अगर था कितना उस हिसाब से अगर निकालना होगा तो हम वो भी निकाला जा सकता है कि अगर अमाउंट दे दी जाए तो फिर लास्ट में कितनी बचेगी, बट गिवन नहीं है तो आपका डायरेक्टली यही आंसर हो जाएगा। अब विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन गेट डिफ्लेक्टेड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड,
इजी क्वेश्चन है। एक्सरे होता है डिफ्लेक्ट, नहीं होता है, मैंने भी पहले बताया था। गामा डिफ्लेक्ट होता है, नहीं होता है, स्टेट चला जाता है, बताया है। बीटा रेस डिफ्लेक्ट होता है हमारा। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 85। गाइज मुझे ना कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन भी करना है आप लोगों से, तो प्लीज़ लेक्चर को लीव मत करिएगा। क्वेश्चंस खत्म हो जाओ, लीव करके भाग जाओ कभी। तो एक चीज़ पूछनी है तो उसका पूरा आंसर कीजिएगा पहले। इसमें सेम वही क्वेश्चन आपका TTAM है। फाइनल आपका इनिशियल में सपोज T0 था। आपसे गिवन है कि आपका 125 साल के बाद कितना रह जाएगा अगर उसका हाफ लाइफ 12.5 है। इसको हटा के 0 पर लगा दो, इसको काट दो, ये 10 आ गया। T0 1/2 तो 1/2 अगर आप करते हो तो ये आपका अराउंड 1024 होता है। ये मुझे अपना इंजीनियरिंग के टाइम से याद है, बाकी आप चाहें तो इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। इंजीनियरिंग में वो होता है ना नंबर ऑफ बिट्स पर सेकेंड, नंबर ऑफ बाइट पर सेकेंड, तो उसके हिसाब से याद है मुझे 2 की पावर 10 1024 होता है। तो 1024, बाकी ऐसे लिख सकते हो आप इसको। फिर आगे T/में T0 = 1/1024। ठीक है। 2 4 8 32 64 128 512 1024, ये होती है सीरीज 2 की। ठीक है, याद कर लेना इसको। मतलब ये 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, बीच में से रह गया। ओ गोश, ये क्या हो गया इसको? अरे भाई थोड़ा सा रह गया है, चल जा प्लीज़। एक सेकेंड गाइस। ओहो, बिट से काम कर गया यार। शायद मैंने वो वैल्यू लिखी तो शायद वो उस हिसाब से कर गया एक्ट इसमें। मतलब बिट्स होते हैं ना, बिट के हिसाब से डिजिटल कोई भी चीज़ होती है। मैं वैल्यू लिखी 2D/4 या कुछ इस तरह से, और वो हिसाब से अपने आप में कम हो गया। यहाँ एक नंबर लिखने के लिए रह गया 16, लिखने भूल गई मैं, 8 16। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 का क्यूब, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 6 7 8 9 10। ओके, याद कर लेना, यूजफुल है, बहुत काम आती है। क्वेश्चन नंबर 86। अल्फा पार्टिकल कैन बी डिटेक्टेड बाय यूजिंग। देखिए, अब अगर आपसे पूछा जा रहा है कि आपको अल्फा पार्टिकल डिटेक्ट करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपका जो अल्फा पार्टिकल होता है कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, तो इसके लिए हमें निगेटिव चार्ज कोई चीज़ चाहिए। तो अब आपको जो भी ऑप्शन में दिया है आप उसमें से देख लीजिए आपका निगेटिव कौन सा है। तो आपका जिंक सल्फाइड स्क्रीन जो होती है ना, वो निगेटिव चार्ज होती है। बाकी मुझे इसका आंसर पता था इसलिए मैंने बता दिया, नहीं पता होता तो शायद नहीं बता पाती। ऐसे याद नहीं रखना पॉसिबल है कि कौन सी स्क्रीन पॉजिटिव है कौन सी निगेटिव है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। नो क्वेश्चन नंबर 87। बाकी इसको ना एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा कहीं गूगल पे। ये वाला मैं 100% श्योर नहीं हूँ, बट बाकी ऑप्शंस पढ़ के मुझे लगा कि यही करेक्ट ऑप्शन है। गोल्ड फॉइल तो होगा नहीं, 100% श्योर हूँ मैं। एल्यूमिनियम शीट भी नहीं होगा, ये भी श्योर हूँ। बेरियम और जिंक सल्फाइड में डाउट हो रहा है, पर जिंक सल्फाइड हमारा वो बन जाता है ना निगेटिव आयन, इसलिए मुझे लग रहा है। बाकी आपको चेक कर लीजिएगा। खैर, क्वेश्चन नंबर 87 में हमारा हाफ लाइफ पीरियड दिया है इतना, एंड इसमें आपसे एवरेज लाइफ पूछा है। अच्छा, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन आया यार, मगर इस तरह का एक ही क्वेश्चन आया हमारे पास। चलो अब ये भी बता देती हूँ। ये फॉर्मूला मैंने आपको नहीं बताया है, ये बताया तभी जाता है जब मैंने आपको हाफ लाइफ का बताया था ना फॉर्मूला, एंड मीन लाइफ टाइम का, तभी उसके साथ ये एवरेज का फॉर्मूला होता है। एवरेज को कैलकुलेट करने का जो आपका फॉर्मूला है वो होता है 1.44 इंटू हाफ लाइफ टाइम। ओके, दिस इज द फॉर्मूला, इसको याद कर लेना गाइस। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो बस, सिंपल सा, एंड इसको सॉल्व करके मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा लिख देना। ओके, मल्टीप्लाई नहीं कर रही हूँ मैं भी क्योंकि वो बहुत टाइम ले जाता है मल्टीप्लाई करना। तो गाइस देखिए, मुझे जो चीज़ आप लोगों से पूछना था, जो डिस्कस करना था, वो ये था कि हमारा अब ये मॉडर्न फिजिक्स ख़त्म
अब आज नहीं हुआ है, एक चैप्टर और रह गया है न्यूक्लियर फिजिक्स करके, मतलब रेडियो एक्टिविटी मैंने आपको पहले पढ़ा दिया, पढ़ाना पहले न्यूक्लियर फिजिक्स चाहिए था, बट इसमें से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं कंपैरेटिव टू न्यूक्लियर फिजिक्स वाला चैप्टर। बाकी उसमें जो एक दो चीज़ है पढ़ाने की, लाइक आपका ये क्वेश्चन आता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन सी चीज़ कैसे काम करती है, क्या काम करती है। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन बाई चांस आ जाए, एनर्जी मास इक्वेशन है जो आइंस्टीन का, वो एक दो चीज़ें हैं। आइसो बार आइसो तो एक या 2 दिन का चैप्टर है, बाकी उसमें भी मैं मेनली आपको ना न्यूमेरिकल करवाऊंगी। न्यूमेरिकल से आपका पूरा वो चैप्टर भी आपको समझ में आ जाएगा। न्यूमेरिकल इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। तो शायद आपका 1-2 क्लास का मॉडर्न फिजिक्स और रह गया, अदरवाइज आपका मॉडर्न फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा मेरे एंड पे से। फिर एक दिन मैं आपको मॉडर्न फिजिक्स के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो सब एक सारे करवा दूंगी सॉल्व। तो ये मेरा एक सजेशन रहेगा आपको कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप जो आपका AO और ATC का पेपर है आपके पास, उसमें से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करना शुरू कीजिए और चेक कीजिए आपको कितने आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे हैं। फिर मैं आपको फाइनली सारे क्वेश्चंस करवा दूंगी एक दिन। तो फिर आपका जो नहीं हो पाएगा वो भी आप लोग देख लेंगे किस तरह से वो क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं। एंड आपका ये जो मॉडर्न फिजिक्स का टॉपिक है, फिर ये जो हमारा मॉडर्न फिजिक्स है इसका हमारा थ्योरी, प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट पैकेज हमारा हो जाएगा। इसके बाद सिर्फ अगर आपका जो क्विज़ या मॉक टेस्ट होंगे, अब मैं क्विज़ या मॉक टेस्ट के लिए या तो हो सकता है मैं अपने आप को रिलीज़ करूं, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, उनका कोई पैसा चार्ज नहीं होगा। जो अभी तक फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा सब कुछ, नो नीड टू वरी। इन केस मैं रिलीज़ नहीं कर पाई तो मैं कोई अच्छा सा मॉक टेस्ट का सीरीज़ देख के आपको बता दूंगी, आप उसको बाय कर सकते हैं। या फिर एक ऑप्शन जो मेरे लिए भी इजी रहेगा और आप लोगों के लिए भी यूज़फुल होगा, अगर आप लोग इस पर एग्री करते हो तो मुझे बताना। मैं कुछ मॉक टेस्ट के पेपर ना, देखिए गाइस, मॉक टेस्ट का तरीका वो है कि मैं एक ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करवाऊँ। मॉक टेस्ट का असल तरीका तो करवाने का यही है कि मैं आपका एक ऑनलाइन, जैसे आपका एग्ज़ाम होता है उस तरह का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करवाऊँ। क्वेश्चंस हों, उसमें ऑप्शंस हों, आप एक मार्क करो सही वाला और फिर बाद में आपका प्रॉपर रिजल्ट बनकर आए। तरीका तो सही वही है मॉक टेस्ट का, कोई उस तरह से करवाए तभी ज्वाइन करना। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा ना, मुझको मेरा पूरा एक वेबसाइट बनाना पड़ेगा। मुझे वो उस तरह का वेबसाइट डिज़ाइन करना पड़ेगा जिसमें मैं उस तरह के क्वेश्चंस डाल सकूँ। एंड इट इज़ क्वाइट ट्रिकी थिंग, क्योंकि बन तो जाएगी वेबसाइट, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वेबसाइट बनाना इस टफ नहीं है। उस तरह का मॉक टेस्ट का ना जो प्लेटफॉर्म है उस प्लेटफॉर्म को डिज़ाइन करना एकदम से थोड़ा सा ना टाइम टेकिंग है। टफ़ नहीं बोलूँगी क्योंकि टफ़ कुछ नहीं होता, हो सब जाता है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है बस, अगर आप उस का चीज़ का आइडिया नहीं है तो। अगर ये काम मुझसे हो जाता है तो मैं बिल्कुल आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराऊंगी, डोंट वरी, ठीक है। अगर ये नहीं हो पाता है मुझसे तो फिर मैं आपको बता दूंगी आप किसका ज्वाइन कीजिए, कौन सा अच्छा चल रहा है। किसी का मुझे मिलेगा कहीं पे फ्री मॉक टेस्ट तो उसके हिसाब से पता चल जाता है बाकी कैसे होने वाले हैं। या फिर एक ऑप्शन मेरे पास जो है, जो मैंने सोचा था आपको कुछ सैम्पल पेपर्स प्रोवाइड करवा दूंगी। तो अगर आप लोग अग्री करते हैं इस पॉइंट पर कि मैं ना वर्ड फाइल जो होती है उसमें या फिर PDF की फॉर्म में आपको कुछ मॉक टेस्ट बनाकर दे दूंगी, ठीक है। जैसे आपका जो ATC का प्रीवियस ईयर पेपर है ना आपके पास PDF की फॉर्म में, उस तरह का एक पेपर प्रोवाइड करवा दूंगी PDF की फॉर्म में, ऑप्शंस लिखे होंगे। आपको उसमें सिर्फ करेक्ट ऑप्शन कौन सा है उसको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, एंड देन फिर मैं उसके आंसर्स प्रोवाइड करवा दूंगी एंड वहाँ से आप चेक कर लेना। आपको अपना टाइम सेट करके अपना बैठना पड़ेगा कि अच्छा भैया 1 घंटा हो गया, अब मुझे अपना टेस्ट बंद करना है ईमानदारी से बिना चीटिंग करे, तो मैं आपको ये प्रोवाइड करवा सकती हूँ। एंड ये भी आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, लेकिन अभी नहीं होगा, ये भी जब एग्ज़ाम आने वाला होगा तभी होगा, पहले थोड़ा सिलेबस तो कवर हो जाए, ठीक है। या तो मैं ये चीज़ करवा सकती हूँ, बट इफ़ अगर आप लोग इसमें कंफर्टेबल नहीं है, आप सेम वही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चाहते हैं, तो इसका मैं आपको 100% गारंटी नहीं दे सकती हूँ। झूठ नहीं बोलूँगी, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, क्योंकि मैं नहीं करवा पाऊँगी ये वाली चीज़। मैं 100% श्योर नहीं हूँ कि मैं एक वेबसाइट डेवलप करके उस पर इस लेवल का प्लेटफॉर्म डेवलप कर लूँ आने वाले 15-20 दिन में, फिर मेरी जॉब और घर एंड एवरीथिंग के साथ, तो ये चीज़ थोड़ा पॉसिबल नहीं है।
अगर हो पाती है तो इट विल बी वेरी गुड फॉर यू, तब तो है आपके लिए सब कुछ अवेलेबल। इन केस नहीं हो पाती है तो ये ऑप्शन मैं आपको अपनी तरफ से दे सकती हूँ। बाकी अगर आप लोग सिर्फ इस तरह का ही प्लेटफॉर्म चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको कुछ एक दो टेस्ट सीरीज़ जो मुझे ठीक ठाक लगेंगी मैं आपको वो सजेस्ट कर दूँगी। एक चीज़ तो ये मुझे आपके साथ डिस्कस करनी थी, जैसा भी आप लोग को सही लगे ना, इसमें जो भी आप लोग को सही लगे आप मुझे वो बता दीजिएगा, इस जिस भी तरह का आप लोग चाहते हैं। मुझे ना आप लोग अभी बता देंगे तो फिर अच्छा हो जाएगा, मैं फिर उसी हिसाब से करना शुरू कर दूंगी, क्वेश्चंस एंड क्वेश्चन पेपर उसी हिसाब से डिज़ाइन करना शुरू कर दूंगी, अगर आप वर्ड वाला चाहते होंगे तो। बाकी अगर नहीं चाहते तो कोई बात नहीं है, फिर हम कुछ और देख लेंगे। ठीक है, एक चीज़ ये डिस्कस करनी थी मुझे, और एक चीज़ मुझे और पूछनी थी आप लोगों से, वो क्या, वो ये थी कि हमारा अभी जो है मॉडर्न फिजिक्स ख़त्म हो जाएगा इस 2 दिन में, मैंने अभी आपको बताया है 2-3 लेक्चर्स का और रह गया है। इसके बाद क्या है, हम लोग कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अब वो टॉपिक कौन सा स्टार्ट करूँ मैं, मुझे वो बता दीजिए। मैं आपको ऑप्शंस दे देती हूँ। पहला ऑप्शन है सेमीकंडक्टर, सिर्फ एक ही चैप्टर है, ये क्वेश्चन भी आ जाता है इसमें से। दूसरा है हमारा कि हम ऑप्टिक्स पे चले जाएं, इसमें से काफ़ी सारा आता है, इसका वेटेज सेम वही है जो मॉडर्न फिजिक्स का रहता है। तीसरा है हमारा हम इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इसमें हमारा वो सब कवर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ऑल्टरनेटिंग करंट, लंबा चैप्टर है। तो हम इसमें से इन तीनों में से क्या ऑप्शन चूज़ करें, या फिर फोर्थ अदर्स में डाल देती हूँ। आप अपनी तरफ से कोई टॉपिक या कोई चैप्टर मुझे बताना चाहें जो मैं मिस कर रही हूँ, मुझे नहीं याद आ रहा है अभी अगर क्लास के वक्त, तो प्लीज़ आप मुझे बताना, जो इम्पोर्टेंट हो तो हम उसको कर लेंगे। बाकी मैं आपसे हो सकता है उस पर भी वोटिंग करवा लूँ नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। मेरा सजेशन अगर आप पूछोगे तो इन दोनों में से कोई चूज़ करना। इसका रीज़न ये है, इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसको सजेस्ट करने का रीज़न ये है कि ये हमारा चैप्टर बहुत छोटा है, सिर्फ एक ही चैप्टर है और 2-3 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन तो इसमें से आ ही जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग देख लीजिएगा आपको क्या ज़्यादा सही लगता है, बाकी वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इन दोनों चीज़ का आंसर बता दीजिएगा कि आपको मॉक टेस्ट किस तरह का चाहिए, एंड दूसरा आपको फिज़िक्स में नेक्स्ट क्या पढ़ना है। ठीक है, बाकी मैथ्स में तो अपना भी कैलकुलस चल रहा है, वो अच्छा खासा लंबा चीज़ है, इंटीग्रेशन होगा, फिर डिफरेंशियल कैलकुलस होगा। बट हाँ एक चीज़ है, मैथ्स का आपका कैलकुलस कवर हो जाएगा ना तो आपका 60% सिलेबस कवर हो जाएगा, 40% में बस मैट्रिक्स वैट्रिक्स इजी से चैप्टर है। ठीक है, तो अभी प्लीज़ आप मुझे ये वाला चीज़, तो इन 2 चीज़ों का आंसर ना प्लीज़ मुझे आप बताइएगा। ठीक है गाइस, अभी है आपके पास टाइम इस फिज़िक्स के लिए, तो अभी आप पहले फिज़िक्स वाले का आंसर दे दीजिएगा, क्योंकि फिर अब 2-3 मुझे ना फिर क्या होता है ना, स्टडी मटेरियल बनाना होता है, क्वेश्चंस वगैरह ढूंढ ढांड के रखने होते हैं, तो इसीलिए थोड़ा पहले बता देंगे तो अच्छा है, थोड़ा जल्दी मैं बना लूँगी मटेरियल उसी हिसाब से। तो दिस इज़ इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच। आज का लेक्चर मुझे पता है थोड़ा लंबा हो गया, और फिर लास्ट में मैंने थोड़ा सा आपके साथ डिस्कशन भी कर लिया। अब ये भी ज़रूरी है ना, डिस्कशन नहीं करती तो फिर मुझे भी नहीं आइडिया लगता है कि मैं क्या करूँ इस स्टेप को या नहीं लूँ, नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ाऊँ। आपसे पूछ के पढ़ाना मैं इसलिए चाहती हूँ ताकि आप लोग को कंफर्टेबल रहे, कॉन्फिडेंस रहे। बाकी तो वोटिंग के ऊपर रहता है कि जैसे इंटीग्रेशन में ज़्यादातर लोगों ने कहा बेसिक से पढ़ाओ, तो फिर मैंने बेसिक से ही पढ़ाया। बाकी अगर आपको ये लेक्चर यूज़फुल लगते हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक कीजिए। हाँ गाइज, आप लोग लाइक क्यों नहीं करते हो, 2 लाइक 3 लाइक ऐसे लाइक रहते हैं मेरी वीडियो पे, इतना बुरा पढ़ा रही हूँ क्या? मुझे नहीं लग रहा कि एटीसी के प्रिपरेशन कोई भी आपको करवा रहा होगा और वो आपसे क्लासरूम में बैठा के 60-60 70-70 क्वेश्चन एक टॉपिक से करवा रहा होगा, मतलब मेरी नज़र में नहीं है। हाँ थ्योरी तो सब लोग पढ़ा रहे हैं, बहुत पढ़ा रहे हैं थ्योरी, और थ्योरी बनाने में ना कुछ नहीं जाता है, बहुत ईजी होता है थ्योरी पढ़ाना, टफ होता है मैथ्स एंड फिजिक्स के न्यूमेरिकल कराना, थ्योरी थोड़ी आती है यार। तो मुझे नहीं लगता है कोई 60-70 क्वेश्चंस आपको क्लासरूम में करवा रहा है, अगर कोई करवा रहा है तो भाई बहुत बढ़िया बात है। तो प्लीज़ अगर आप लोग को अच्छा लगता है लेक्चर, यूज़फुल लगता है, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस।
तो दिस इज़ इट फॉर टुडे गाइज, थैंक यू सो मच. Here is the end of the video and thank you so much.